विद्युत उर्फ इलेक्ट्रिसिटी, हम सब लोग जानते हैं कि विद्युत होता क्या है। करंट बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा, मतलब छूते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी को या किसी भी तार को तो झटका लगता ही है ना। मज़ा भी आता होगा कुछ लोगों को। खैर, विद्युत होता क्या है, तो हमने देखा ना विद्युत क्या है, तारों के अंदर से बहने वाली एक प्रकार की ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब इस ऊर्जा है नहीं, किस प्रकार की ऊर्जा है, ये ऐसी ऊर्जा है जिसे वैद्युत यंत्र द्वारा किसी भी रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, जिसे वैद्युत यंत्रों द्वारा, ठीक है, किसी भी ऊर्जा में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, बदलने का मतलब है परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो है तो ऊर्जा ही। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे घर में जो विद्युत आती है वो AC वोल्ट आती है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। अगर हमने इसमें लगा दिया फैन, तो ये हमें क्या देगा, हवा देगा, यानी कि वायवीय ऊर्जा, यानी कि वायु उत्पन्न करेगा। ठीक है, यदि इसी AC करंट में यदि हमने मोटर लगा दी तो ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि घुमावदार यांत्रिक ऊर्जा हमें देगा। है नहीं, इसी पे बहुत बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें, रेलगाड़ी के इंजन सब चल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा यानी ताकत। ठीक है, अब डीजे लगा दो तो अपनी शादी में नाच भी लो, है ना। तो क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। वैद्युत यंत्र क्या होती है, जैसे विद्युत से चलने वाले, यानी कि बिजली से चलने वाली है ऐसी कोई भी चीज़ जो भी बिजली से चलती है, वो सारी चीज़ें वैद्युत यंत्र कहलाती हैं। ठीक है, वैद्युत होती क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कैसे उत्पन्न होती है, तो इसके लिए मेन कारण होता है आवेश। ठीक है, अब आवेश क्या होता है, आवेश होता है किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यानी कि किसी क्षण किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। सही है, यानी कि किसी तार में किसी पल कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, उनकी संख्या क्या कहलाएगी, वैद्युत आवेश। इसे Q से दिखाते हैं। ठीक है, एक तो Q बराबर हो जाएगा N × E। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, जहाँ E की N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, Q बराबर N × E, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ही विद्युत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वो कैसे, इसे भी समझ लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो हमें पता है कि परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको अगर परमाणु मॉडल याद हो कक्षा 9 का, ठीक है, या नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक, इस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों ओर घूमता रहता है ना। अब
बेसिक बात, किसी चीज़ के धनात्मक या ऋणात्मक होने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। वो कैसे? ठीक है, चीज़ों की स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं इस समय चालकों में। ठीक है, अब कोई परमाणु या तो उदासीन हो सकता है, उदासीन, ठीक है, या कैसा हो सकता है, धनात्मक, या हो सकता है वो ऋणात्मक। ठीक है, उदासीन क्या होता है? यदि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन नाभिक में होता ही है सबका, इसकी तो बात ही नहीं करनी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी घिचपिच सी हो गई। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, वो उदासीन है, यानी कि उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यदि किसी चीज़ में से हमने इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया तो धनात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, और ऋणात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, ये क्या बात हुई? ये बिल्कुल अच्छी बात हुई। हमने मान लिया ये एक व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति के पैसे हैं, यदि इस पे उतना ही पैसा है जितनी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितनी इसे ज़रूरत है, तो ये रहेगा संतुष्ट। यदि इलेक्ट्रॉन इस पर हद से ज़्यादा हो गए तो ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो ये धनात्मक हो गया। कर्जा मान सकते हो, यदि कर्जे की कमी है, ये कर्जा है नहीं, धनात्मक, ज़्यादा कर्जा हो गया ऋणात्मक, डूब गया। ठीक है, बस ये याद रखना है कि अब कि किसी भी चीज़ में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है वो उदासीन है, वो स्वतंत्र है। धनात्मक चीज़ कैसी होगी? अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है। ऋणात्मक कब होगी? जब किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। दूसरी बात, करंट, जिसे हम कहते हैं धारा, अगर डीसी की बात करी जाए, डायरेक्ट करंट की, तो हमेशा भागेगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, ये तो हुई धारा की बात। ठीक, अब विद्युत क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का या आवेश का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही वैद्युत धारा है। ठीक है, वैद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? तो हमने मान लिया वैद्युत धारा होती है विभव के अंतर के कारण। ठीक है, जैसे मान लिया कोई चीज़ धनात्मक है, कोई चीज़ ऋणात्मक है। ठीक है, एक पर क्या है, एक चीज़ ऐसी है जिस पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और दूसरी चीज़ है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही इन दोनों को किसी एक चालक से जोड़ा जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन इस पर अधिकता होगी और जितने इलेक्ट्रॉनों की इस पर कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए इस चालक में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने की दर ही धारा होती है कि कितने सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना। हमेशा याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो धारा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही बहेगी। ठीक है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, जबकि धारा बहेगी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है,
बात करते हैं विभव की। विभव क्या होता है? ठीक है, विभव इसे बी से दिखाते हैं। विभव क्या होता है? तो किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, हमें नहीं पता कहाँ से लाया गया, तो किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है? ठीक, तो कह देते हैं कि भाई आवेश को अनंत से मान लेते हैं। ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं भैया B बराबर W/Q, है ना। तो भैया अनंत से हमें पता नहीं है, भगवान के घर से यहाँ तक किसी आवेश को अगर लेकर आए, Q को लेकर आए, Q का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को लेकर आए, कितने इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह तक लाए, उसी चीज़ को कहते हैं विभव। ठीक है, अब बात आती है धारा, है नहीं, क्या आती है? धारा। इसे I से दिखाते हैं। ठीक है, I क्या है? किसी परिपथ में बहने वाली धारा को I कहते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा कि Q बराबर I/T होता है, यानी कि Q/T बराबर I। यानी कि हम कह सकते हैं कि निश्चित समय में आवेश प्रवाह की दर, ठीक है, निश्चित या एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। ठीक है, हमेशा याद रखना है एक बात, धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है, अब हम जरा विभवांतर को समझ लेते हैं। विभवांतर होता क्या? विभवांतर और विभव लगभग एक ही चीज़ है, तो कुछ डिफरेंस इसमें है। जो विभवांतर होता है, दो विभव का अंतर होता है, दो विभव का अंतर, विभवांतर। ठीक है, धारा कैसे बहेगी इसका भी एक निश्चित पैरामीटर है। कैसे? हमने मान लिया कि ये बैटरी है, जो कि है 12 वोल्ट, सभी ने देखी होगी। सही, ये प्लस वाला हिस्सा है, ये माइनस वाला, यानी कि ये लाल, ये काला। इससे बहुत छोटी एक बैटरी है, नन्ही सी बिल्कुल, तो छोटे छोटे पंखे में आती है। ये मान लेते हैं ये है 15 वोल्ट की। ठीक है, लेकिन साइज में कितनी है? बहुत छोटी है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुत बड़ा बैटरी है 12 वोल्ट का, एक बहुत छोटी सी बैटरी है, ये है 15 वोल्ट की, तो जो करंट बहेगा, इन दोनों के तार अगर आपस में मिला दिए जाएं, प्लस से हमने जोड़ दिया प्लस को और माइनस से हमने जोड़ दिया माइनस को, ठीक है, तो कौन सी बैटरी किसे करंट देगी? ठीक है, या कौन सी बैटरी किस बैटरी को चार्ज करेगी? ठीक है, तो मैक्सिमम लोग या ये कहेंगे करंट इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा, 12 से 15 वोल्ट की तरफ जाएगा, 15 से 12 वोल्ट। तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि ये बताएंगे कि इधर से इधर जाएगा। बोले ये तो बहुत छोटी बैटरी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। सही, हम मान लेते हैं भैया 150 AH की है, और हमने ये कह दी कि भैया ये खाली 5 AH की है, ये तो बहुत बड़ी होगी इसके मुकाबले।
तो कौन जो है किसे ऊर्जा देगा, 12 वोल्ट को देगा या 12 वोल्ट वाली 15 वोल्ट को देगा। ठीक है, तो मैं ये बात क्लियर बता दूं कि धारा जो है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव। निम्न विभव धारा का ये सिंपल सा रूल है जो हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, यानी कि बैटरी कितनी छोटी है कितनी बड़ी है इससे कोई मतलब नहीं, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की हो जाएगी। चाहे ये बैटरी कितनी भी छोटी सही, ये इससे 3 वोल्ट ज़्यादा का विभव रखती है, तो यानी कि करंट हमेशा इधर से इधर की ओर जाएगा। यानी कि ये नन्ही सी बैटरी इसे चार्ज करेगी, ना कि ये इसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही अब कुछ और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी चाहिए हमें, जैसा कि है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज किसी परपथ में होंगे उसके अनुक्रमानुपाती धारा बहेगी। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं विभव के अनुक्रमानुपाती परिपथ में धारा बहती है। परिपथ में धारा बहती है। ठीक है, कैसे बहती है इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी हम बता देते हैं क्या है कि बी अनुक्रमानुपाती आई। जब ये बी का सिंबल हटता है तो लगता है आर। जहाँ आर क्या होता है, आर होता है प्रतिरोध। जहाँ आर एक प्रतिरोध है। ठीक है, भैया ये प्रतिरोध क्या होता है, तो जरा इसे भी समझ लेते हैं कि प्रतिरोध आखिर है क्या। क्या होता है प्रतिरोध? प्रतिरोध एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, यानी कि वोल्टेज को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है। मैक्सिमम ना इसे इस प्रकार से दिखाया जाता है परिपथों में। ठीक है, प्रतिरोध मतलब तुम्हारे रास्ते में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में आने वाली बाधा, है ना। जैसे अगर आपको यहाँ से कहीं जाना हो 1 या 2 किलोमीटर दूर किसी भी जगह पे, और पता चली रास्ते में रास्ता ही गायब है, सड़क की टूटी फूटी पड़ी है, कहीं सड़क है कहीं कीचड़ है, कहीं बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, है ना, तो क्या होगा, तुम्हें मुसीबत आएगी ना। ऐसी ये है क्या, प्रतिरोध क्या होता है, धारा या विद्युत के लिए क्या मुसीबत है। ठीक है, मुसीबत भी कह सकते हो। तो ये क्या काम करती है, परिपथ में धारा का जो विरोध करे, परिपथ में धारा का विरोध, है ना, क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, परिपथ में धारा का विरोध जो करे वही प्रतिरोध है। ठीक है, इसे आर से दिखाते हैं, इसे नापते हैं ओम में। ओम ये इसका मात्रक है। ठीक है, अब कुछ और बात जो हमें याद रखनी चाहिए, विद्युत में 2 प्रकार की विद्युत धाराएं होती हैं, जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट, है ना। एसी करंट इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और दूसरा होता है डीसी करंट, इसे बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, तो होती हैं। एसी करंट क्या होता है, एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, प्रत्यावर्ती, यानी कि रिवर्सिबल, यानी कि द्विदिशात्मक होती है। ठीक है, द्विदिशात्मक ये कैसी होती है,
तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि हमें किसी भी प्रकार AC हो चाहे DC हो, दो तार देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें एक को L और दूसरे को M, इसे फेस बोल देते हैं, FHASE फेस, और इसे बोलते हैं न्यूट्रल। होता क्या है, इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित साइकिल के बाद साइकिल बदल देते हैं, ठीक है, यानी कि एक बार धनात्मक एक सिरे से इस सिरे की ओर होगी साइकिल, और एक बार इस सिरे से इस सिरे की ओर होगी। कैसे? मान लेते हैं कि भी अगर ये दोनों टर्मिनल किसी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई फैन वैन लगा दिया गया, कुछ भी कोई मोटर लगी हुई है, ठीक है, होगा क्या, तो एक बार करंट जो बहेगा इस सिरे पर प्लस होगा और इस सिरे पर माइनस होगा। फिर अगले ही क्षण इधर माइनस वाली साइकिल आएगी, इधर प्लस वाली साइकिल आएगी। फिर अगले ही क्षण फिर इधर प्लस, फिर इधर माइनस, फिर इधर माइनस, इधर प्लस, फिर इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। यानी कि एक सेकंड में लगभग जो हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, करंट आता है, वो एक सेकंड में 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी लगभग रखता है। यानी कि एक सेकंड में 60 बार करंट क्या होगा, आपस में एक्सचेंज होगा, है ना। तो ये होता है अल्टरनेटिव करंट। और इसी वजह से जब हमें जो हमारे घरों में लाइट आती है, हम किसी तार को जब इस प्रकार छू लेते हैं तो एक झंझनाहट बहुत तेज़ी की महसूस होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि एक सेकंड में 60 बार करंट हमारे अंदर से एक बार तो ऊपर की ओर जाता है और एक बार ज़मीन की ओर आता है। जैसे मान लीजिए सॉकेट है, इसे मैं छू लूँ और मेरा पैर ज़मीन पर है, तो क्या होगा, एक सेकंड में 60 बार करंट इधर से ज़मीन की ओर जाएगा, अर्थिंग की ओर, जहाँ से मुझे अर्थिंग मिल रही होगी, और 60 बार अर्थिंग से इधर की ओर आएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत तेज झंझनाहट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दृष्टि धारा की। दृष्टि धारा का सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा आपने, बैटरी, ठीक है। बैटरी में एक तार होता है लाल, एक तार मिलेगा तुम्हें काला, ठीक है। लाल तार होता है धनात्मक और ये होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, लाल तार होता है धनात्मक सिरे के लिए और ये होता है ऋणात्मक सिरे के लिए। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस दिशा से इस दिशा की ओर, यानी कि माइनस से प्लस की ओर बहते हैं, ठीक है। जबकि करंट किधर से बहेगा, इस दिशा से इस दिशा की ओर। मतलब बिल्कुल सिंपल साइकिल है, एक रास्ता जाने का है और एक रास्ता आने का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, माइनस के सिरे से प्लस के सिरे की ओर, जबकि करंट किधर भागेगा या आवेश किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, यानी कि प्लस वाले सिरे से माइनस वाले सिरे की ओर, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है कि कौन सा करंट पावरफुल होता है, ठीक है, तो डीसी करंट एसी करंट की तुलना में 2 गुना, ठीक है। उड़ गया, हवा बहुत तेज चल रही है। डीसी करंट जो होता है 2 गुना पावरफुल होता है एसी करंट से। इसका रीज़न ये है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक साइकिल बना के दिखा देता हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम में आ जाएगी। एक बार हम मान लेते हैं ऊपर वाली साइकिल प्लस की है, नीचे वाली माइनस की है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ एकदम से जाके तुरंत वापस हो जाए उसी स्पीड में, ये लगभग मुमकिन नहीं है। तो जब प्लस वाली साइकिल होती है और जब माइनस वाली होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस इधर से इधर बह रहा है करंट, अगले ही क्षण इधर से इधर बह रहा है, तो जब घूमेगा करंट, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ही सही, पर्सनल लाइफ से देख लो, तो उसे कुछ तो समय लगेगा ही, ठीक है। तो ये जो गैप बच रहा है बहुत छोटा छोटा, इसी वजह से हमें झंझनाहट महसूस होती है ना। इसी वजह से, इसी क्षण की वजह से जब हम विद्युत को मतलब कहते हैं कि अब हमने लाइट ने जो है हम पकड़ लिया, तो वो जो होता है ना झंझनाहट महसूस होती है, वो इसी वजह से होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दृष्टि धारा की। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये इसका ग्राफ, सही है, कोई रेशियो नहीं, प्लस वाला अपनी जगह चलेगा, माइनस वाला अपनी जगह चलेगा, कोई झंझट नहीं। अब गाड़ी वालों को भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम मिलता है ना, परेशान करने के लिए, हिंग कान पा कर रोकती। चलो हम पढ़ाई करते हैं अपनी। अब देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, जब अगर किसी व्यक्ति को लाइट पकड़ लेगी एसी करंट,
तो उसके ज़्यादातर चांस रहते हैं छूटने के, क्योंकि इसमें ये जो थोड़ा सा समय रहता है इसकी वजह से इंसान बच जाता है। लेकिन अगर सेम करंट है, जैसे कि दोनों का विभव सेम है, यदि 220 वोल्ट का डीसी करंट हो, ठीक है, और 220 वोल्ट का ही एसी करंट हो, तो डीसी करंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है एसी करंट के मुकाबले। ठीक है, रीज़न ये आपके सामने है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आँखों में अच्छी तरीके से दवाई डालें और बीमारियों से बचे रहें। धन्यवाद।